हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट और उसमें सोल्व करने वाले हैं हमारे बचे हुए 20 क्वेश्चन। जून 2020 नेट इकोनॉमिक्स का पेपर सोल्व कर रहे हैं। 80 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व संदर्भित करता है। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या बताता है? तो जनसंख्या घनत्व जो है ये बताता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, उसमें रहने वाले प्रत्येक वर्ग किलोमीटर जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वो क्या बताता है? जनसंख्या घनत्व द्वारा हम मापते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई भी उद्योग अपने निर्गत को यानी उसके इनपुट को आउटपुट के रूप में नहीं लेता है तो जो उसका तकनीकी गुणांक है मैट्रिक्स में प्रधान विकिरणीय अवयव जो है वो निम्न में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0 के इक्वल होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट पे क्रॉसिंग जो है वो प्राक्रम्य दस्तावेज अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया, किस धारा में डिफाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी एनआई अधिनियम में यह क्या है? यानी अपरिभाषित है। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्कोविट्स के पोर्टफोलियो प्रबंधन सिद्धांत निम्नलिखित पूर्व धारणाओं पर विचार करता है। तो सबसे पहला है कि निवेशक जो है वो स्टार्टअप्स के प्रति निराशावादी है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स के प्रति ये क्या है? आशावादी हैं। ये तो पहला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निवेशकों की प्रतिफल एवं जोखिम पर उचित या सही सूचना तक मुक्त पहुंच है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी के प्रति निवेशक की झुकाव प्रवृत्ति। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ज़्यादातर निवेशक जो हैं वो इसमें रिस्क ही मानते हैं। तो नेक्स्ट है, निवेशक समझदार है और वे दी गई आय और तथा धन के स्तर के साथ अपनी प्रयोज्यता को बढ़ाते हैं। तो डी इसमें क्या है? राइट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी एंड डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। आधारभूत संरचना में समृद्धि जीडीपी को समृद्धि के लिए अनिवार्य शर्त माना, यानी ग्रोथ के लिए अनिवार्य शर्त माना गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण में वृद्धि जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ऑर्डर कंडीशन के आधार पे बताना है कि निम्न में से कौन सा पहला समीकरण आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाई है या फिर अंडर आइडेंटिफाई है। ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका हमने निकालना है। तो इसका बेसिकली क्या निकालेंगे? ये क्या है, इकोनोमेटिक्स में जो आइडेंटिफिकेशन मॉडल है उसमें हम पढ़ते हैं। तो उसमें दो मेथड से हम उसको निकालते हैं। एक रैंक मेथड होता है और दूसरा होता है हमारा ऑर्डर मेथड। ठीक है। और इसमें क्या पूछा है? ऑर्डर कंडीशन के आधार पे बताना है। तो ऑर्डर कंडीशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? के माइनस एम इज इक्वल टू G-1। ठीक है। G-1 होता है। अब इसमें जो K है, K क्या होता है? K होता है कि हमारा जो ये टोटल मॉडल है, यानी ये तीनों इक्वेशन है, इसमें एक्सोजीनियस एंड इंडोजीनियस जो वेरिएबल हैं इन दोनों को मिला के टोटल वेरिएबल कितने हैं। ठीक है। K बताता है टोटल वेरिएबल बताता है, और जो M है, M हमें बताता है ओनली एक्सोजीनियस वेरिएबल। ठीक है। अब एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सोजीनियस वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो इंडोजीनियस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आता है जी। जी इसमें क्या होता है? जी होता है नंबर ऑफ इक्वेशन, यानी कि मॉडल में इक्वेशन कितनी है। ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं, हमारे के की वैल्यू निकालते हैं। के कितना है? सबसे पहले टोटल वेरिएबल, पूरे मॉडल में टोटल वेरिएबल बताता है के। तो इसमें पहला क्या है? y1 है, y2 है एंड y3 है। ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में y1 आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में y1 भी आ रहा है, y2 भी आ रहा है, y3 भी आ रहा है। ठीक है। फिर सेकंड में y2 एंड y3 आ रहा है, यानी कि अगर y1 जो है, अगर इस पूरे मॉडल में अगर दोबारा आ रहा है तो उसको हम दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम सिंगल टाइम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तीन ये हो गई। उसके बाद x है, x1 है, x2 है एंड x3 है। ठीक है। यानी टोटल वेरिएबल जो हैं वो कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। उसके बाद एम क्या बताता है? एक्सोजीनियस की। ठीक है। और एक्सोजीनियस वेरिएबल भी वो होते हैं, सॉरी, एम जो है, एम बताता है
एम जो है, एम हमें बताता है कि जिस इक्वेशन को हमने आइडेंटिफिकेशन करना है उस इक्वेशन में कितने कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक होगी थोड़ी। तो इसमें टोटल वेरिएबल बताता है जिस इक्वेशन का हमने आइडेंटिफिकेशन करना है। तो अब हमें इसमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में कितने हैं, y1 है, y2 है, x1 है एंड x2 है, यानी 4 है। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, k इजक्वल टू 6, m इजक्वल टू 4 और g इजक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इक्वेशन है, -1 करेंगे तो 6 - 4 करेंगे यानी 2 और 3 - 1 करेंगे यानी 2। तो ये क्या आ जाएगा, इजक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइड है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहला है कि भूमि की सीमांत जोत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भूमि की वृत्त जोत जो है वो 10 हेक्टेयर या उससे अधिक का क्षेत्रफल है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है, गलती पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किस उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो श्वेत संबंधित है दूध से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग में सलाब सिक्का ढलाई से क्या अभिप्राय है। सिक्का ढलाई से क्या अभिप्राय है, तो सिक्का ढलाई का सबसे पहले तो है कि किसी दी गई अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा है उसको उपलब्ध करने की आर्थिक लागत बिल्कुल इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा का जो अंकित मूल्य है और उसको उपलब्ध करवाने की जो लागत है उसके बीच का जो अंतर है वो भी सिक्का ढलाई में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो बी भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए एंड बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक डायग्राम दिया गया है, आईसीसी कर्व दिया गया है। ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर्व दिया गया है। तो इसमें हमें बताना है कि एक्स वस्तु जो है वो घटिया है या नॉर्मल है। ठीक है, या फिर वाई वस्तु जो है वो इन्फीरियर है या फिर नॉर्मल है। तो जिस डायग्राम में ये x की तरफ अगर झुका हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, x वस्तु जो है वो नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, और y वस्तु जो है वो क्या है, इन्फीरियर है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी y तो क्या है, इन्फीरियर है, x जो है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये पैराग्राफ से हैं, इसको आप खुद रीड कर लेना, मैं डायरेक्ट इनके आंसर बताऊंगी। इसमें है कि उपभोक्ता किसी भूरे, ब्राउन या उत्पाद से हरित उत्पाद का निर्माण किस प्रकार कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस तरह इसको हम यहाँ इसको देख सकते हैं इस पैराग्राफ से। ये क्या है, खुदरा या फिर रिटेल ऑफसेट एक ऐसा तरीका है जिसमें उपभोक्ता भूरे या भूरे ब्राउन उत्पाद को हरित उत्पाद में क्या है, उत्पाद का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल ऑफसेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इस पैराग्राफ में हम सारे क्वेश्चन जो हैं वो ढूंढ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट है, इसमें कार्बन उत्सर्जन के ऑफसेट का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन जो उत्सर्जन ऑफसेट है उसका उपयोग किया जाता है कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं, अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सार्वजनिक और निजी वस्तुओं का पैकेज जो होता है उसको हम बोलते हैं अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं। नेक्स्ट है, हरित वस्तु का उदाहरण, हरित वस्तु का उदाहरण कौन सा है। इसमें इंक्लूड होगा, हरित में विंड पावर इंक्लूड होगा एंड सोलर एनर्जी इंक्लूड होगी, यानी बी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, हरित विद्युत से आशय क्या है। हरित विद्युत से आशय क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करना, बिल्कुल सही है, ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सरकारी सहायता या राशि के अंतरण की श्रेणी में नहीं आता है। सरकारी सहायता की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो एजुकेशन है
वो सरकारी सहायता अंतरण की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के जो बाह्य घटक हैं को किन मदों के रूप में पाया जा सकता है? सरकारी हस्तक्षेप के बाह्य घटकों को, इसका बाजार विकास बिल्कुल सही है, मुद्रापूर्ति इसमें नहीं इंक्लूड होगा, कृषि क्षेत्र में भंडारण एवं सहायता मूल्य बिल्कुल सही है, एंड सिंचाई, यानी ए सी एंड डी, वन ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोक वित्त के उद्देश्य में से कौन सा सही नहीं है? अब लोक वित्त में से कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले है समष्टि अर्थव्यवस्था में स्थायित्व सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। भुगतान के विपरीत संतुलन में कमी सुनिश्चित करना, ये गलत हो जाएगा और हमें सही नहीं है वही हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भुगतान के जो विपरीत है, विपरीत संतुलन है उसमें कमी सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार एक आवश्यक और रचनात्मक विकास है और मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र पूंजीवादी बाजार के साथ साथ क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार एक आवश्यक और रचनात्मक विकास है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार है वो क्या है, आवश्यक तो है। नेक्स्ट है, राज्य को काफी बड़ी भूमिका अपनाने के अनेक कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार एक आवश्यक और रचनात्मक विकास है और मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र और पूंजीवादी बाजार के साथ साथ आवश्यक है। ठीक है, तो बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य को काफी बड़ी भूमिका अपनाने के अनेक कारण हैं, ये सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड बोलता है, भारत में लोक वित्तीय नीति के माध्यम से राज्य को हस्तक्षेप द्वारा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, सही है। नेक्स्ट, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेख है कि राज्य को पूर्ण नियोजन सुनिश्चित करना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है ये राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह कथन कि विवाद तब उत्पन्न होता है जब राज्य संरक्षणात्मक राज्य की अपनी सीमा के आगे जाकर उत्पादक अथवा कर अंतरण करने वाले राज्य के रूप में अपना विस्तार करते हैं, ये कथन किसका है? तो इस पैराग्राफ में हम जब इसको सर्च करेंगे तो सारे क्वेश्चन के हमें आंसर मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बुचनैन के अनुसार। तो इसी के साथ हमारा जून 2020 का जो हमारा नेट इकोनॉमिक्स का पेपर है वो पूरा कवर होता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैथमेटिकल के 1-2 क्वेश्चन जो रहते हैं मैंने सोल्व नहीं करवाए हैं, उनको ज़रूर किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।